वेलकम टू बैंकिंग प्रोसेस गाइस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सिस बैंक अकाउंट में फॉरेन करेंसी को आप कैसे रिसीव करेंगे। फॉरेन करेंसी को रिसीव करने के लिए आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करने होते हैं। रिसेंटली हमने एक्सिस बैंक में एक फॉरेन ट्रांजैक्शन किया है, उसी के अगेंस्ट आपको मैं यहाँ पर प्रूफ बताने वाला हूं। अगर आप इन फ्यूचर एक्सिस बैंक में फॉरेन ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको कितने चार्जेस पे करने होते हैं। जनरली आपको बाकी बैंक अकाउंट में डिफरेंट ट्रांजैक्शन चार्जेस देखने को मिलेंगे, लेकिन मुझे यहाँ पर एक्सिस बैंक में थोड़े ज्यादा चार्जेस देखने को मिले हैं। तो गाइस चार्जेस कितने हैं ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। लेकिन अगर आपका सेविंग अकाउंट एक्सिस बैंक में है और आप मनी ऑर्डर करना चाहते हैं विदेश से अपने सेविंग अकाउंट में, तो उसके लिए आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार आपने विजिट किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको क्रेडिट कार्ड, लोन और बैंकिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिले। तो गाइस एक्सिस बैंक में अपना फॉरेन मनी ऑर्डर करने के लिए सबसे पहले आपके पास में स्विफ्ट कोड होना जरूरी है। आपके बैंक ब्रांच का स्विफ्ट कोड होता है, उसी की मदद से आप फॉरेन से मनी अपने सेविंग अकाउंट में ऑर्डर कर सकते हैं। जनरली आपको पता होगा अगर हम पेमेंट को ट्रांसफर करते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में तो आपको आईएफएससी कोड की जरूरत होती है। आईएफएससी कोड ही बताता है कि आपकी ब्रांच कौन सी है और आपका बैंक कौन सा है। ठीक इसी तरह से स्विफ्ट कोड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने के लिए जरूरी है। इसी स्विफ्ट कोड की मदद से आपके कंट्री, बैंक और ब्रांच का पता लगता है। तो गाइस स्विफ्ट कोड फाइंड करने के लिए सिंपली आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं अपने बैंक के साथ में स्विफ्ट कोड। तो आपको इंडिया का स्विफ्ट कोड है वो, आपके बैंक का स्विफ्ट कोड है वो आपको मिल जाएगा। तो गाइस जनरली जहां से आपका पेमेंट आने वाला है उनको डिटेल भेजनी है, अपने बैंक अकाउंट, आईएफएससी कोड, आपका नाम और स्विफ्ट कोड, ये डिटेल आप फिल करेंगे या फिर जहां से आप मनी को ऑर्डर कर रहे हैं वहां पर आपको देना है। तो जैसे ही वो पेमेंट को रिलीज करते हैं या फिर सेंड करते हैं तो आपके पास में एक ईमेल और एसएमएस आएगा, एडवांस नोटिफिकेशन फॉर इनवर्ड रेमिटेंस। जनरली गाइस अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं या फिर आपका कोई चैनल है तो उससे अगर आपको अर्निंग होती है तो बेसिकली आपको गूगल एडसेंस में अपनी डिटेल को फिल करना होता है। तो आप डिटेल को फिल करते समय आपको स्विफ्ट कोड और अपने बैंक अकाउंट की डिटेल आप फिल कर लीजिए। उसके बाद में आपको करना कोई नहीं है, जब भी आपका पेमेंट सेंड होगा या फिर रिलीज होगा तो आपके अकाउंट में एक एडवांस नोटिफिकेशन आएगा। एडवांस नोटिफिकेशन इस टाइप का होगा, वीडियो के साइड में आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ईमेल में पूरा इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा कि आपका पर्पज क्या है, आपका कितना यूएसडी डॉलर है वो अपने अकाउंट में रिसीव होने वाला है। तो वीडियो में आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर रेफरेंस नंबर देखने को मिलेगा, आपका अकाउंट नंबर देखने को मिलेगा, आपका रेमिटेड अमाउंट कितना है यानी कि कितना यूएसडी आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट होने वाला है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, आपकी वैल्यू डेट क्या है ये सब आपको इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। इसी के साथ में सेंडर कौन है, ये पेमेंट किसने सेंड किया है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बेसिकली ये एक वेबसाइट का पेमेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल आयरलैंड लिमिटेड एंड जहां से ये पेमेंट रिलीज हुआ है उनका यहाँ पर पूरा एड्रेस भी मेंशन है एंड अकाउंट नंबर, नेम, आपको टोटली यहाँ पर पूरा इंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। तो गाइस ये वाला ईमेल आपको जब रिसीव होता है तो ये कंफर्म हो गया कि उन्होंने पेमेंट तो सेंड कर लिया है बट आपको रिसीव करना है। अब रिसीव करने के लिए आपके पास में यहाँ पर दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। वैसे तो बेसिकली अगर मैं आपको बोलूँ तो यहाँ पर 95% चांस है कि आपका पेमेंट है वो ऑटोमेटिकली आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट कर लिया जाएगा। लेकिन ऑटोमेटिकली क्रेडिट किस कंडीशन में किया जाएगा तो यहाँ पर आपको मैं सेकंड ईमेल बताता हूं। तो सेकंड ईमेल आप देख सकते हैं, ये ईमेल मुझे पहले वाले ईमेल के बाद में रिसीव हुआ। तो इस ईमेल में बेसिकली क्या लिखा हुआ है, आपका पेमेंट है वो कहीं से आया है, अगर सब कुछ सही रहा तो आपका पेमेंट है वो जल्दी आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट कर लिया जाएगा। अगर आपको इस टाइप का एसएमएस या फिर ईमेल आता है तो आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करने हैं, डायरेक्टली आपका पेमेंट है वो क्रेडिट कर लिया जाएगा। लेकिन गाइस अगर मैं आपको बताऊं आपको ये वाला ईमेल रिसीव नहीं होता है तो बेसिकली आपको करना क्या है कि आपको एक्सिस बैंक नेट बैंकिंग को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपको पेमेंट वाले सेक्शन पर विजिट करना है, वहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इनवर्ड
कार्ड रेमिटेंस का ऑप्शंस मिलेगा, वहां पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आता है। वीडियो में आप देखिए यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन फॉलो करने होते हैं। तो बेसिकली आप करेंगे क्या कि सबमिट पर या फिर अप्लाई पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको अपने ईमेल में एक रेफरेंस नंबर मिलता है, वो रेफरेंस नंबर आपको एंटर करना है। तो पूरी डिटेल आपको जहां से भी पेमेंट आया है पूरी डिटेल आपके सामने ओपन होगी, वो डिटेल आपको सबमिट करनी है, अपना ओटीपी सबमिट करना है। ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करके आप जैसे ही सबमिट करते हैं तो आपका पेमेंट है वो उसी वर्किंग डेज में, जिस दिन आप ये इंस्ट्रक्शन सबमिट करते हैं उसी दिन आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट कर लिया जाता है। अब गाइस बेसिकली आप अगर दोनों वे से अपना पेमेंट है वो अपने सेविंग अकाउंट में रिसीव करते हैं तो आपको फॉरेन ट्रांजैक्शन पर चार्जेस कितने लगते हैं। तो चार्जेस की अगर बात करें तो एसबीआई से तो यहाँ पे जनरली ज़्यादा ही चार्जेस है एंड आपको यहाँ पर फैसिलिटीज भी दी जाती है। तो बेसिकली अगर मैं अपने चार्जेस के बारे में बताऊं तो यहाँ पर मैं पूरी पीडीएफ आपके सामने ओपन कर लेता हूं ताकि आपको भी आइडिया लगे कि बेसिकली कितने ट्रांजैक्शन पर आपको कितने ट्रांजैक्शन चार्जेस पे करने होते हैं। तो पीडीएफ हमारे सामने ओपन हो चुकी है। बेसिकली पीडीएफ को ओपन करने के लिए आपको अपनी कस्टमर आईडी पासवर्ड के रूप में यूज करनी है। तो वीडियो में आप देख लीजिए, यहाँ पर आप नेम में अगर देखेंगे तो आपको जिसने पेमेंट सेंड किया है उनका नाम यहाँ पर मेंशन रहेगा। इसी तरह से आप यहाँ पर बिल डिटेल में देखेंगे तो आपको बैंक रेफरेंस आईडी मिल जाएगी, ट्रांजैक्शन आईडी एंड वैल्यू डेट, एलसी कोड और पर्पज क्या है तो पर्पज भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको करेंसी टाइप मिलेगा तो यूएसडी है। तो अमाउंट आप यहाँ पर देख सकते हैं काफी लो अमाउंट है 293 यूएसडी एंड मुझे यहाँ पर जो डॉलर की वैल्यू मिली है वो यहाँ पर 80.92 है, तो लगभग 81 रुपीज के आसपास है। बेसिकली ये वैल्यू काफी कम है। रिसेंटली मैंने सितंबर में एसबीआई में ट्रांजैक्शन किया था, जबकि वो सितंबर में था, तो यहाँ पर जो डॉलर की वैल्यू है वो मुझे यहाँ पर 81.15 रुपीज के अंडर मिली है। बाकी चार्जेस की अगर गाइस बात करें, ट्रांजैक्शन चार्जेस की बात करें तो काफी ज्यादा चार्जेस यहाँ पर मुझे देने पड़े हैं। 300 रुपये चार्जेस है, उसके अगेंस्ट यहाँ पर 27 रुपये 2 बार डेबिट हुए हैं। ये यहाँ पर SGST 9%, CGST 9%। इसी के अलावा यहाँ पर CGST, SGST वापस लगे हैं, ये लगभग 22 रुपये के आसपास में चार्जेस लगे हैं। तो टोटली ये चार्जेस अगर कैलकुलेट करें हम तो यहाँ पर लगभग 400 के आसपास में तो एस्टिमेटेड हो ही जाते हैं। तो गाइस इतने चार्जेस आप नॉर्मली जो एक ट्रांजैक्शन है लगभग $293 जो नॉर्मल एक ट्रांजैक्शन है जिसकी इंडियन करेंसी में वैल्यू 24,000 के अप्रोक्स एस्टिमेटेड होती है, उस ट्रांजैक्शन पर 400 के चार्जेस एंड यहाँ पर जो डॉलर की वैल्यू है वो भी 80 रुपीज के आसपास में मिली है, जबकि अभी के टाइम में करंट यूएसडी की प्राइस है वो 82 से भी अबव है। तो यहाँ पर हम अगर 50 पैसे यहाँ पर माइनस कर ले तो हमें 82 रुपीज की तो वैल्यू मिलनी ही चाहिए थी। तो हमारा यहाँ पर सीधा सीधा $1 या फिर $1.5 का नुकसान हो जाता है। तो गाइस बेसिकली आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप यूएसडी ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको जनरली उस बैंक के साथ में करना है जहां पर आपको चार्जेस कम देने पड़े। यहाँ पर चार्जेस मुझे थोड़े कम लगे। अगर आपकी वैल्यू ज़्यादा है, अगर आप ज़्यादा अर्न करते हैं या फिर आपकी वैल्यू कोई ज़्यादा सेंड कर रहा है तो बेसिकली आप इतने चार्जेस पे कर सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन पर 400 पे करना ये थोड़ा सा गलत है। यहाँ पर एक्सिस बैंक ने थोड़े ज़्यादा चार्जेस लगा दिए हैं।